हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ। सो हमने स्टार्ट कर रखा चैप्टर दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। सुपर इजी चैप्टर है। आज इस चैप्टर में हम करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छी चीजें समझने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं ये चैप्टर है क्या। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर है, उसमें ग्राफिकल मेथड हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने 3 पार्ट्स बनाए ग्राफिकल मेथड के, बहुत अच्छे से आपको ग्राफ बनाने, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ये सब चीजें अच्छे से करवा दी। आज इसी में ही हम करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड। फिर इसके बाद ये बाकी पार्ट्स भी आएंगे, ध्यान से चीजें देखते रहो। और एक चीज और, आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे, वहां पे आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कौन सा पार्ट कब अपलोड हो रहा है। आप बहुत ईजी चैप्टर कवर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक फटाफट सी चीज एक समझ लो कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। मतलब इसमें मेथड्स करते जा रहे हैं, ग्राफिकल, सिंप्लेक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? मैक्सिमाइजेशन या फिर मिनिमाइजेशन करते हैं। और हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये देखो, जैसे लेस देन इक्वल टू दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं लेस देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में, और उससे हम अपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे होते हैं एक फंक्शन को, लीनियर फंक्शन को। उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना मतलब मान लो किसी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वो इस सोल्यूशन से अपना कॉस्ट, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकता है कि कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कितना कर सकता है, इस सोल्यूशन से देख सकता है। तो बहुत सारी फील्ड्स में लीनियर प्रोग्रामिंग काम आती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बाकी लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, ये सब क्या होती है वो मैं ग्राफिकल मेथड से अच्छे से समझा चुकी हूँ उसमें। आई होप आप बिल्कुल सीरियल में पार्ट्स देख रहे हो। अगर वो पार्ट्स नहीं भी देखे तो सिंप्लेक्स मेथड का ग्राफिकल मेथड से कोई भी लिंक नहीं है, सो डोंट वरी। लेकिन आपको वहां पे समझ आ जाता है कि इसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ये सब डेफिनेशन है, फर्स्ट पार्ट एलपीपी का देख सकते हो, वहां पे आपको इनके बारे में पता लग जाएगा, इनसे थोड़ी जान पहचान बढ़ जाएगी। अदरवाइज आपको सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन से मतलब है, एग्जाम में मेरा हो जाए बस, फिर यहीं से पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सुपर सिंपल क्वेश्चन है। 2 रूल्स ध्यान से समझना। जब तक मैं ना कहूं कुछ भी नोटबुक में नोट नहीं करना, पहले स्क्रीन पे ही देखना है, समझना है, फिर मैं बताऊंगी कब नोटबुक पे नोट करना है। सेकंड चीज, आपने इसको देख के पहले डरना नहीं है। जब एक बार पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब पहली बार देख के एग्जॉस्ट नहीं होना कि मैम लंबा मेथड है, नहीं, बहुत इजी मेथड है। तो पेशेंस के साथ बैठना है। एंड सेकंड चीज, जब तक मैं ना कहूं नोटबुक में कुछ नोट नहीं करना। बस ये 2 रूल्स फॉलो करो। सिंप्लेक्स मेथड आपका एग्जाम में ऐसे हो जाएगा, बस सिंपल, बहुत सिंपल है। सिंप्लेक्स सिंपल है बहुत, आप ध्यान समझना। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग सिंपलेस्ट मेथड मैक्सिमाइज दिस z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 3x2। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज चीजें आएंगी। सब्जेक्ट टू दिस मतलब आपको कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स मतलब पहला कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2। ये सारे कंस्ट्रेंट्स दिए गए। अब जब भी सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करो, 2 चीजें पहले नोटिस करनी है। सिंप्लेक्स मेथड तभी स्टार्ट हो सकता है। पहली चीज, क्वेश्चन मैक्सिमाइज का होना चाहिए, मिनिमाइज का नहीं। अगर मिनिमाइज का होगा तो उसको मैक्सिमाइज में कैसे चेंज करना है वो आगे हम समझेंगे। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड तभी स्टार्ट हो सकता है अगर उसमें मैक्सिमाइज वाला काम करना है। तो मैक्सिमाइज होना बहुत जरूरी है, तभी सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमाइज नहीं लिखा होना चाहिए। सेकेंड चीज, जो यहाँ पे साइन है ये लेस देन इक्वल टू के ही होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं होने चाहिए। साइन किसके होने चाहिए? लेस देन इक्वल टू के। ये 2 कंडीशन है सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करने से पहले। पहली कंडीशन, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज होना चाहिए। नहीं है मैक्सिमाइज तो बनाएंगे, वो हम आगे सीखेंगे। सेकेंड चीज, लेस देन इक्वल टू का ही साइन होना चाहिए। जब तक मैक्सिमाइज और लेस देन इक्वल टू के साइन, ये 2 चीजें नहीं मिलेंगी, आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं करोगे। ये चीज क्लियर है? कंडीशन समझ आ गई? पक्का? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने इनको सिंप्लेक्स मेथड के लिए तैयार करना। आपको कहीं घूमने जाना, सबसे पहले क्या करते हो? तैयारी करते हो, पैकिंग करते हो, चीजें खरीदते हो। तो इनको सिंप्लेक्स मेथड में टेबल बनाए हम आगे, उससे पहले इनको तैयार करते हैं कुछ। वो तैयार कैसे होना है अभी देखते हैं, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1, इनको तैयार करना करते हैं। हम क्या करेंगे? पहले z लिखेंगे। कैसे आएगा z? 5x1 प्लस 3x2। अभी नोट नहीं करना, समझना है सिर्फ, बहुत ध्यान से समझना। पहले z नोट किया, ठीक है। फिर दूसरा नोट किया, क्या है वो? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू। मैं यहां लिख रही हूं, पहला क्या है? x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू। ये पहला कंस्ट्रेंट है, इसको तैयार करते हैं। ये इससे लेस है, जहां पे ये बंद आता है वो लेस होता है।
x1 प्लस x2 2 से लेस है, इसका मतलब अगर मैं इसमें कुछ डालूं क्या पता इक्वल हो जाए, ये वाला पोर्शन कम है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, क्या पता 2 के इक्वल हो जाए। मैंने इसमें ऐड किया एक्स्ट्रा x3 और ये इक्वल टू 2 हो गया। मैंने थोड़ा दूर लिखा है, क्यों लिखा है अभी समझाते। समझ आई चीज। सबसे पहला स्टेप है, इनको अगर हमें सिंप्लेक्स मेथड के टेबल पे लेके जाना है, पहले इनको रेडी करना पड़ेगा। z मैंने एज इट इज नोट किया, पहला कंस्ट्रेंट लिया, उसमें लेस देन इक्वल टू होना चाहिए है। अब इसको हम साइन चेंज करने वाले हैं, कैसे, ये छोटा है ना इससे, हाँ छोटा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो, इक्वल टू 2 हो गया। अगली देखते हैं, अगला क्या है, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये लिखा है ना, ठीक है, ये भी लेस है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 5x1 प्लस 2x2 एक्स्ट्रा ऐड क्या करेंगे, पहले वाले में x3 ऐड किया था ना, इस वाले में x4 ऐड करेंगे, इज इक्वल्स टू 10। मैं ऐसे दूर दूर क्यों लिख रही हूँ, अभी समझाती हूँ, बस पेशेंस से मेरी बात सुनो, अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, बहुत सी चीज समझ आएगी। थर्ड वाली इनइक्वालिटी क्या है, थर्ड वाली है मेरे पास 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल्स टू 12। यहां पे भी कुछ डालेंगे तभी इसके इक्वल होगा, 12 के डाल देते हैं। क्या करेंगे, 3x1 प्लस 8x2, x3 भी यूज हो चुका है, x4 भी यूज हो चुका है, x5 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 12। मतलब जो लेस था, लेस किसी कारण से था ना, कोई कमी होगी तभी उसमें लेस है ना, कुछ कम होगा तभी ये लेस है। तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ताकि वो उसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझना है, ऐसा क्यों मैंने दूर दूर लिखा, देखो सबको सब कुछ इक्वल बटेगा, क्योंकि ये साइड बिल्कुल साथ साथ आया ना, जितना तेरा उतना मेरा, सबको एक सेम सेम चीजें मिलेंगी। अब ध्यान सुनो, मैंने x3 x4 x5 यूज किया है, तो z को 0x3 0x4 0x5 मिलेगा। ये मेरा नया z बन चुका है। स्टेप नंबर 1 में आप सबको अपने टेबल्स के लिए रेडी करते हो, तो जो x3 x4 x5 आपने बांटे हैं वो z को दो। आप कैसे दें, 0 इंटू x3 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0x4 0x5। यहाँ पे x3 है, इसके पास x4 x5 नहीं है ना, तो 0x4 दे दो 0x5, सबको इक्वल मिलेगा। अगर उसके पास नहीं था तो 0 करके दे दो, काम खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0x4 0 ही है। यहाँ पे भी x3 नहीं है, दे दो, x4 x5 नहीं है, दे दो, यहाँ पे भी x3 और x4 दे दो। ये बात समझ आई। देखो इसको x3 मिल चुका था, फिर इसको दे नहीं सकते थे, इसको x4 दिया, इसको x5 दिया, लेकिन सबके पास सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए। तो जिनके पास मैं x4 x5 नहीं दे पा सकती थी, नहीं दे सकती थी, उनको मैंने 0 के साथ दे दिया कि कुछ बैलेंस सी चीज दिखे, ऐसे ऊपर नीचे चीजें ना दिखे। नहीं दे सकते तो 0 के साथ दे दो, एक ही बात है, ना देना या 0 के साथ देना एक ही बात होती है। तो मैंने ऐसे दे दिया। बताओ कोई दिक्कत है तो नहीं, पक्का देख लो। अब जो मैंने अपनी तरफ से दिए है ना x3 x4 x5, इनको बोला जाता है बेसिक वेरिएबल्स। इनको क्या बोला जाता है, बेसिक वेरिएबल्स। पता होने चाहिए, कहीं लिखना नहीं है, आपको पता होने चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 डन हो चुका है। अपनी इक्वेशंस को सुंदर बनाओ, पहले को x3, दूसरे को x4, तीसरे को x5। अब बाकियों को ऐसे लगे ना उनको कुछ नहीं दिया, तो ना देना या 0 के साथ देने की बात है, तो मैंने 0 के साथ दे दिया ताकि देखो सुंदर सी लगे, सब में x1 से x5 सब में है। क्लियर है चीज, ये मेरे पास एक अच्छी सी इक्वेशंस बन गई। चलें आगे, स्टेप नंबर 1 क्लियर है, पक्का देख लो। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, अच्छे से बताओ, है ना सिंपल सा कि आपने इक्वेशंस को सुंदर सा बनाना है, वो इक्वेशंस ये। अब स्टेप नंबर 2 में करना क्या है, आपको अब टेबल बनाना है। कैसे, बहुत ध्यान समझना, बहुत इजी है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे दैट इज CB, अभी बताती हूँ क्या है, दैट इज XB, और यहाँ पे भी। अच्छा रुको रुको, ये टेबल बनाने से पहले इक्वेशंस नोट कर लो, अगर आपको समझ आ गई अच्छे से। ये टेबल बनाने से पहले इक्वेशंस नोट कर लो, इक्वेशंस नोट करने के बाद फिर टेबल बनाना मेरे साथ, ठीक है। अब ध्यान समझना, CB XB भी क्या क्या है मैं बताती हूँ अभी। और यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 x4 एंड x5, सारे लिखते हैं यहाँ पे। क्या है ये देखो, x1 से x5 तो आपको समझ आ गया कि हमारी इससे इक्वेशंस बनी है। B क्या होता है, B वो होता है जो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड पे लिखा होता है, दैट इज 2 10 12। बहुत ध्यान समझना, पहले B लिख लेते हैं, दैट इज 2 10 12। x1 x2 x3 x4 5 क्या है, देखो ध्यान से, इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। देखो पहले 1 1 1, फिर 0 0, सबके कोफिशिएंट लिखे। देखो यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। फिर क्या आएगा यहाँ पे 5 2 0 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे 3 8 0 0 1, देखो बन गया। मैंने क्या किया, सारे कोफिशिएंट्स लिखे। पहले क्या लिखना है यहाँ पे B, जो राइट हैंड साइड पे, उनको B से हम डिनोट करेंगे, x1 से लेके x5 तक। यहाँ पे CB क्या है,
सीबी का मतलब क्या है, बहुत ध्यान समझना। और एक्सबी, पहले एक्सबी नोट कर लेते हैं। एक्सबी क्या है, जो आपने बेसिक वेरिएबल्स ली है। बेसिक वेरिएबल कौन से लिए, खुद से जो लिए, कौन से लिए वो, x3, x4, x5, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखे थे वेरिएबल, जो मैंने खुद से लिए वो बेसिक वेरिएबल है, वो हम यहां लिख देंगे x3, x4, x5। सीबी क्या है, जो आपको z दिया जाता है, जो z दिया जाता है उसमें देखते हैं कि x3 का कोफिशिएंट क्या है, वो है 0, वो आएगा यहाँ पे। मतलब बेसिक वेरिएबल्स का कॉस्ट फंक्शन की z में जो मेरे पास बेसिक वेरिएबल है x3, x4, x5, उसके क्या है मेरे पास कोफिशिएंट, वो लिखते हैं। बहुत ध्यान समझना, z में जो बेसिक वेरिएबल है, मतलब बेसिक मतलब जो मैंने खुद डाले x3, x4, x5, उनके कोफिशिएंट्स क्या है वो आते हैं सीबी में। यहाँ पे भी x4 का क्या है, दैट इज 0, x5 का क्या है 0, वो हम सारे यहाँ पे लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ आई? सिंपल सी लैंग्वेज में सीबी में क्या आता है, जो z दिया जाता है ना आपको, सिंपल आप क्या करोगे, वहां से x3 के सामने x3 का कोफिशिएंट, x4 के सामने x4 का कोफिशिएंट, x5 के सामने x5 का कोफिशिएंट। xb में वही आते हैं जो हम खुद से वेरिएबल चूज कर रहे हैं, x3, x4, x5। बताओ इस टेबल के बारे में क्लियर है? पक्का देख लो। और ये टेबल बनता कैसे, सिंपल सी, यहाँ लाइन लगेगी और यहाँ लाइन लगेगी, आप प्रॉपर लाइन लगा देना, टेबल ऐसा सा दिखता है कुछ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मेरी ना यहाँ पे लाइंस लगाना ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि बोर्ड नहीं है ना ये सिंपल। तो जल्दी जल्दी आप प्रे करो कि बोर्ड आए और हम पढ़ना शुरू करें बोर्ड पे भी। ठीक है, चलो आपके विशेष से आ भी जाएगा जल्दी से। चलिए, x3, x4, x5 आ गया। ठीक है, ये सारा मैंने बना लिया टेबल। अब उसके बाद क्या, उसके बाद हम निकालते हैं zj। क्या निकालते हैं, zj। बहुत ध्यान से चीजें समझना, क्या निकालेंगे, zj। पहले टेबल बनाना आ गया, ये सब हमने गिवन डाटा से बनाया, कोई कैलकुलेशन नहीं करी। जो सबसे पहले हमने सुंदर सुंदर इक्वेशंस बनाई है उसी से ही हमने ये टेबल बना लिया। उसके बाद zj निकलता है। zj कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से आराम से समझना, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखो zj कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, ये वाले एलिमेंट्स को इन कॉलम से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे। जैसे देखो 0 इंटू 1 पहला पूरा करके दिखा, देखो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो पहला zj जो x1 के नीचे आएगा दैट इज 0। ये चीज क्लियर है? सीबी वाले एलिमेंट्स को x1, x2, x3, x4, x5 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सामने वाले को सामने वाले से, और उनके आंसर्स को ऐड करते जाएंगे, हमें zz मिल जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है और आराम से चीजें समझना। अब x2 के नीचे क्या आएगा zz, ध्यान से देखो, x2 के नीचे आएगा 0 इंटू 1, क्या आ जाएगा 0, फिर 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 8 0, सारे zz पहले वाले टेबल में 0 ही बनते हैं। तो देखो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, सारे ऐड हो जाते हैं। तो सीबी हर क्वेश्चन में ऐसे करना सिंपलेक्स के, जो सीबी वाले एलिमेंट है पहले x1 के एलिमेंट सामने सामने से मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे, जैसे मैंने ये वाला करके आपको एग्जैक्ट बताया। ऐसे सबके आंसर 0 बनते हैं पहले, क्योंकि ये खुद पहले सारे क्या है, 0 है। फिर निकलता है सीजे, बहुत ध्यान से समझ लो सीजे क्या होता है, बहुत यहाँ पहले ऊपर भी लिख सकते हैं सीजे। सीजे का मतलब जो आपके पास z है उसमें x1 से x5 की क्या कोफिशिएंट है, इसमें x1 का क्या है 5, इसमें 3, यहाँ पे 0 0 0, ये z बताता है। तो टेबल में भी आप ऊपर सीजे लिखोगे 5 3 0 0 0। बहुत ध्यान समझना, ये पहला टेबल है, कितने टेबल बनाने हैं, कैसे बनाना है, टेंशन न लो, सब समझाऊंगी, पहले आराम से ये चीज समझो। ये टेबल के बारे में चीजें समझ आ रही हैं? पक्का आपको zj निकालना है, फिर cj। cj वही है जो मैंने ऊपर लिखा है, वही सेम आपने हर टेबल में एक बार ऊपर भी लिखना है और एक बार नीचे भी लिखना है। cj मतलब जो z में x1 से लेकर x5 के कोफिशिएंट्स। उसके बाद क्या करो, zj माइनस cj करो। ठीक है, 0 माइनस 5 कितना होगा, -5, 0 माइनस 3 -3, 0 0 0। आपने zj माइनस cj निकाल लिया, फिर उसमें देखो सबसे बड़ा नेगेटिव कौन है, सबसे बड़ा नेगेटिव मतलब -3 -5। आपसे कोई -3 चॉकलेट्स ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे -5 5 ले गया मेरे से, बहुत ज्यादा ले गया। जो ज्यादा नेगेटिव है उसको बॉक्स में डालना है, उसको क्या डालना है, बॉक्स में। टेबल हो गया। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ,
यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं? कुछ बुक्स में यहाँ पे CJ माइनस ZJ निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर्स आते हैं, तो आप ये रूल भी फॉलो कर सकते हो, इससे आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हो तक यहाँ क्या कराया और हमारा मेन मोटिव क्या है वो भी समझाती हूँ। सबसे पहले हमने सिंप्लेक्स मेथड में देखा कि मैक्सिमाइज जरूर होना चाहिए और सारे साइन लेस देन के होने चाहिए। फिर सेकंड चीज, उसको सुंदर सी इक्वेशंस बनाई, सबको इक्वल इक्वल चीजें बांटी, चाहे 0 के साथ बांटी, लेकिन सबके पास आपको x1 से x5 दिख रहा है, चाहे वो z हो चाहे 3 इक्वेशंस हो। फिर उसके बाद मैंने एक सुंदर सा टेबल बनाया, मैंने आपको वैल्यूज बताई कैसे डालनी है। फिर उसके बाद हम ZJ और CJ निकालते हैं और उनको माइनस करके देखते हैं, यहीं से हमें अगला टेबल बनाना है या नहीं पता लगता है। ये टेबल तब तक बनते रहेंगे जब तक ZJ माइनस CJ सारे पॉजिटिव या जीरो ना आ जाए, या तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो नेगेटिव कोई ZJ माइनस CJ नहीं बचना चाहिए। अगर ऐसा ZJ माइनस CJ हमारे पास नेगेटिव बन रहा है तो हम आगे आगे टेबल बनाते रहेंगे, जैसे ही ZJ माइनस CJ सारे पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गए, तब हम टेबल बनाना रोक देंगे, वहीं आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कब तक टेबल बनाने, कितने टेबल बनाते हैं सिंप्लेक्स मेथड में? जब तक ZJ माइनस CJ पॉजिटिव ना आ जाए या फिर जीरो ना आ जाए, या पॉजिटिव जीरो चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं हमें चाहिए, नेगेटिविटी पसंद नहीं है। तो अगर नेगेटिव आ रहे हैं ZJ माइनस CJ, हम आगे टेबल बनाते रहेंगे। अब टेबल आगे कैसे बनाना है? ये तो आ गया नेगेटिव, कोई बात नहीं। अगर हमारे पास ZJ माइनस CJ नेगेटिव आ जाता है तो आप एक और कॉलम यहां बनाते हो मिनिमम रेशो का। समझ आई चीज? अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं, यहीं से मैं बता देती है आंसर कैसे निकलेंगे, लेकिन ये तो नेगेटिव आई है वैल्यू, तो हम एक और कॉलम बनाते हैं दैट इज ऑफ मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो कैसे निकलती है? जो सबसे नेगेटिव आया है, कौन सा है? -5, मतलब x1 कॉलम आया ना सबसे नेगेटिव। तो आप मिनिमम रेशो के लिए जो सबसे नेगेटिव आया है उसके ऊपर वाले कॉलम को ध्यान से देखना, आप हर एक बी को इस कॉलम से डिवाइड करोगे, आपके पास मिनिमम रेशो आ जाएगी। बहुत ध्यान समझना, जो आपके पास ZJ माइनस CJ सबसे नेगेटिव आया नीचे, कौन सा है? -5, उसके ऊपर जाके कॉलम देखो कौन सा है? x1। आप बी के हर टेबल में ये करना है, बी के कॉलम को, हर एक एलिमेंट को इसी के हर एक एलिमेंट से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि इसी का सबसे नेगेटिव आया -5। तो 2/1 आएगी पहली मिनिमम रेशो, 10/5 आएगी दूसरी मिनिमम रेशो, 12/3 आएगी तीसरी मिनिमम रेशो। आंसर क्या आएगा? 2। यहां पे भी क्या आएगा? 2। यहां पे भी क्या आएगा? 4। ये बात समझ आई? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव आपको ZJ माइनस CJ मिला है उसके ऊपर वाले कॉलम को जाओ और बी के हर एक एलिमेंट को डिवाइड करो। अब आपको कि मैम इतनी सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ रही है, सच में बता रही हूं, आपने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए, ये क्लास में 4 क्वेश्चन, अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, 2 मैं करा के जाऊंगी, 2 होमवर्क वाले, उसके बाद आपको कोई भी सिंप्लेक्स मेथड गलत, मतलब किसी भी तरह सिंप्लेक्स मेथड गलत नहीं करोगे, आपका सिंप्लेक्स मेथड एग्जाम में ठीक ही जाएगा। समझ आ रही? कोई भी आपको गलत नहीं करवा सकता वो क्वेश्चन, आप बहुत इजीली वो क्वेश्चन आराम से पेपर में करोगे। अगर 2 क्वेश्चन जो मैं करवा के दे रही हूँ और 2 होमवर्क वाले कर लोगे, बस इतना ही चाहिए, आपको सारे टेबल सारी चीजें याद हो जाएंगी, ट्रस्ट में। अब उसके बाद जब आपके पास ऐसे मिनिमम रेशो आ गई, आपने सारी वैल्यूज निकाली 2, 2, 4, उसके बाद क्या करना है? मिनिमम रेशो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, आप इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू उठाते हो। हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 2, 2, 4, तो सबसे मिनिमम कौन सी है? एक 2 है ना, 4 तो है नहीं। अब 2 भी 2 बार आ रहा है, कौन सा वाला लूं मैं? हमने मिनिमम नंबर उठाना होता है, वो है 2। ठीक है, अब 2 बार आ रहा है तो मैंने पहले वाला ही उठा लिया। 2 to 4 में सबसे छोटा नंबर 2 ही है और वो भी 2 बार आ रहा है, तो मैं कोई भी उठा सकती थी, मैंने फर्स्ट वाला उठा लिया। तो यहाँ पे मेरा कॉलम कौन सा था जिसमें नेगेटिव आया था? वो ये वाला था। और ये मिनिमम रेशो कौन सी है? 2 वाली। तो यही रो में यही वाला एलिमेंट को की एलिमेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान से चीज समझना, मैंने बहुत आराम से एक चीज बताई है, अभी दोबारा बताती हूँ। देखो, ये आपका कॉलम था, ठीक है, क्योंकि इसी में नेगेटिव आया था, और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2। इसी के सामने 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 चलते आओ, इसी कॉलम का एलिमेंट है ना जो इधर से भी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इधर से भी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, जो ये वाला पॉइंट है ना, दैट इज दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं की एलिमेंट, और ये बहुत काम की चीज है। बताओ, की एलिमेंट से ही अगला टेबल बनता है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले ZJ माइनस क्या निकाला? CJ निकाला, ठीक है, निकाल लिया। जब ZJ माइनस CJ निकाला, उसमें सबसे नेगेटिव देखा, ठीक है, फिर उसमें मिनिमम रेशो निकाली, कैसे? बी के हर एक एलिमेंट को उस कॉलम से डिवाइड करके, वो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना था? उसके बाद मैंने सबसे छोटा नंबर देखा, वो क्या है? 2 है। फिर उसी के सामने आ जाओ और वो नेगेटिव वाला एलिमेंट देखो, वो 1 है, जो एलिमेंट उस कॉलम में भी आ रहा है और उस 2 के सामने भी आ रहा है, इसको बोलते हैं की एलिमेंट, और इसी से ही, इसी की हेल्प से ही, इसी के लिए ही काम होता है और नेक्स्ट टेबल बनता है। फर्स्ट टेबल का काम हो चुका है। बताओ, कोई दिक्कत है तो? नहीं, पक्का समझ आ गया? देख लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सो जो हमारा फर्स्ट टेबल बना वो ये वाला टेबल है। देखो की एलिमेंट 1 आया है, यहाँ पर 2 2 4 वैल्यूज आई थी, पूरा सुंदर सा टेबल यहाँ पर बना हुआ है। अब इसी टेबल की हेल्प से हम सेकंड टेबल बनाएंगे। सेकंड टेबल क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि Cj माइनस जो हमारा Zj माइनस Cj था वो नेगेटिव अभी आ रहे हैं। जब तक Zj माइनस Cj पॉजिटिव या जीरो ना आने लग जाए हम अगला टेबल बनाते रहेंगे। अब चलते हैं टेबल नंबर 2 पे, देखते हैं कितने टेबल बनते हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं बनते, मैक्सिमम 3, बहुत रेयर होता है 4 पे जाए। 2 से 3 टेबल में क्वेश्चन सिंप्लेक्स का खत्म हो जाता है, सो डोंट वरी। तो सेकंड टेबल बनाते हैं। सेकंड टेबल सेम चलता है। देखो पहले आप CB नोट करोगे, फिर x, फिर यहाँ पे b आता है, एंड देन यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5। बहुत ध्यान से चीजें समझना। अगर आप सेकंड टेबल बनाते हो सबसे पहला काम आप क्या करो, साथ साथ नोट ना करना, चीजें समझ लो पहले। सबसे पहले आप यहाँ पे x वाला कॉलम फिल करोगे। बहुत ध्यान से समझना, अगर आप सेकंड टेबल बना रहे हो तो सबसे पहले x वाला कॉलम फिल करोगे। ध्यान से देखना, जो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होता है ये आपका एंटरिंग एलिमेंट होता है। कौन सा होता है? एंटरिंग एलिमेंट। बहुत ध्यान से चीजें समझ जाना। पहली बार लगेगा मैम इतनी सारी चीजें याद रखने, नहीं रखनी, बहुत अच्छी चीजें क्लियर होंगी। अब दूसरा एलिमेंट क्या, ऑटोमेटिकली सब लर्न हो जाता है। ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू वाली वैल्यू है ना, इसको हम बोलते हैं दैट इज एंटरिंग एलिमेंट, नहीं दैट इज एग्जिट एलिमेंट। सॉरी, ठीक है। ये वाला कौन सा है? एंट्री एलिमेंट। ये क्या? एग्जिट। ये एंट्री एग्जिट क्या है? देखो ध्यान से, -5 से ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट है? x1, और 2 के सामने वाला एलिमेंट कौन सा है? x3। इसका मतलब अब x3 की जगह x1 ले लेगा। जो हमने काम किया मिनिमम वैल्यू एंट्री, हम क्यों सारी सॉल्विंग कर रहे हैं? हमें क्वेश्चन में x1 x2 की वैल्यू चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो मेरा x है, x3 x4 x5 में जो लिया था, यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने शुरू हो जाए जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। बहुत ध्यान समझना, जो x का कॉलम था स्टार्टिंग में तो मुझे x3 x4 x5 लेना पड़ता है, लेकिन हम ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि x वाले कॉलम में वो वाले x आने शुरू हो जाए जिनकी मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये मुझे x3 नहीं चाहिए, तो ये मैंने नहीं जबरदस्ती काम किया। ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है कि एक एंट्री एलिमेंट है, ये जो -5 होता है जो नीचे होता है Zj माइनस Cj में, ये एंट्री है। ये क्या है? एग्जिट। एंट्री का मतलब x1 आएगा और x3 जाएगा। मिनिमम रेशो के सामने वाला जाता है और जिसका मोस्ट नेगेटिव होता है वो आता है। तो यहाँ पे x3 की जगह x1 आएगा, x4 को कोई कुछ नहीं कह सकता, x5 को भी कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बात समझ आई कि नहीं? बहुत ध्यान समझना, जो सबसे नेगेटिव है उसके ऊपर वाला एंटरिंग, और जो यहां पर है x3 के सामने उसके वाला एग्जिट एलिमेंट। अब x फिल करने के बाद आपको c फिल करना होता है। कैसे? x1 का कोफिशिएंट z में क्या था? 5, x4 का 0, x5 का 0। बहुत स्टेप वाइज चीजें समझना। तब सेकंड टेबल बनाते हो, पहले x वाला कॉलम बनाओ, कभी गलती नहीं होगी, और फिर c वाला कॉलम बनाओ z फंक्शन में देखिए कि x1 का कोफिशिएंट क्या है, x4 का क्या है, x5 का क्या है। बताओ यहां तक क्लियर है? अब ये टेबल हमारा इस टेबल की हेल्प से बनेगा। जब भी आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कोशिश करो टेबल्स हमें आमने सामने दिखे। जब हम सेकंड टेबल बना रहे हैं फर्स्ट टेबल हमें दिख रहा हो, जब हम फर्स्ट टेबल बना रहे हैं हमें इक्वेशंस दिख रही हो। कुछ ऐसी चीजें मैनेज करो, कम पेजेस पे क्वेश्चन करो कि आपको टेबल्स थोड़े छोटे छोटे बनाओ कि आपको सामने सामने दिखे, क्योंकि एक टेबल की हेल्प से दूसरा बनेगा। अगर टेबल पहले वाला नहीं दिख रहा होगा तो आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी है, इसलिए मैंने भी पहले यहाँ पे लिख के पेस्ट की हुई ताकि मैं इसी टेबल की हेल्प से सेकंड टेबल बनाऊंगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना। पहले CBX भी नोट कर लिया, अब क्या है? B है, B ध्यान से देखना। अब यहाँ पे की एलिमेंट का काम क्या होता है? आपने अगले टेबल में उस की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे बाय चांस की एलिमेंट पहले से ही 1 है तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। की एलिमेंट का जैसे मान लो आपने फर्स्ट टेबल बना लिया, खत्म कर दिया, अब सेकंड टेबल पे आ गई। सेकंड टेबल जब आप बनाते हो उस की एलिमेंट का आपका काम होता है कि 1 बनाओ, चाहे डिवाइड करो, कैसे भी 1 बनाओ। यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही 1 है की एलिमेंट, मुझे कोई काम नहीं करना, पूरी रो एज इट इज नोट कर दो। 2 1 1 0 0। अगर यहाँ पे मान लो 3 होता तो मैं पूरी रो को 3 से डिवाइड करती ताकि यहाँ 1 बन जाए। मान लो यहाँ पे 3 होता तो मैं पूरी रो को किससे डिवाइड करती? 3 से, पूरी रो को करती, तो ये 3/3 1 बनता। किसी भी तरह आपने की एलिमेंट को 1 बनाना होता है। यहाँ पे था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरी रो को मैंने एज इट इज यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब और जो की एलिमेंट के अलावा एलिमेंट होते हैं उस कॉलम में, उन सबको 0 बनाना होता है। पहला टेबल रेडी हो गया, नेक्स्ट टेबल पे की एलिमेंट को नेक्स्ट टेबल पे क्या काम करना है? नेक्स्ट टेबल में आपने की एलिमेंट को 1 बनाना है, वो ऑलरेडी था, और उसके नीचे वाले 2 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जैसे यहाँ पे 5 और 3 है, इनको क्या बनाना होता है?
जीरो बनाना होता है। अब वो ध्यान से देखना इस 5 को जीरो कैसे बनाऊंगी। इस 5 को जीरो बनाते हैं, देखो मेरे को x4 में क्या चाहिए, यहाँ पे जीरो, ठीक है। लेकिन हम किसकी हेल्प से बनाते हैं, जो मेरा नया रो बना है, x1 मेरा नया रो बना है। तो आपके पास यहाँ पे की एलिमेंट के नीचे अगर एलिमेंट को जीरो बनाना है, आप किसकी हेल्प से बनाओगे, जो आपके पास नई रो x1 बनी है। बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज समझ आएगी, बहुत ध्यान से देखो। मैं लिख, मान लो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जीरो, और इसके ऊपर वाले एलिमेंट में क्या है, 1। ऊपर वाले एलिमेंट का मतलब यहाँ पे 5 के ऊपर वाला अगर मैं एलिमेंट देखूं x1 में, वो मेरे पास 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे x1 में 5 के ऊपर वाला एलिमेंट, x1 में 5 के ऊपर वाला एलिमेंट 1 नहीं है ना, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज है, देखो क्या लिखूंगी, x4 माइनस 5x1। देखो कैसे, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 1 है। 5 माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, आंसर क्या बनेगा, जीरो नहीं बन जाएगा। बहुत ध्यान समझना, पहले मल्टीप्लाई होगा ना, 5 1 दा 5, 5 माइनस 5 जीरो नहीं बन गया। और मुझे क्या बनाना था, इसको जीरो ही बनाना था। बहुत ध्यान समझना, जिन्होंने मैट्रिक्स की हुई है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ऐसे ऑपरेशन वहां किए हुए। आपने अपने पुराने टेबल में देखना है, x4 के यहाँ पे की एलिमेंट के नीचे जीरो करना है, किसकी हेल्प से करना है, नए टेबल में आई वैल्यू के, वो आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे हमेशा आपको 1 नहीं मिलता, तो ये ऐसे ही सोल्व करना होता है कि आप लिखो x4, हाँ मैंने लिख दिया x4 माइनस 5 इंटू x1, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, जीरो। बाकियों में भी फर्क पड़ेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने मतलब किससे है, जीरो से है, वो मैंने बना ली। उसके लिए ऑपरेशन क्या बना, जो पुराने टेबल में रो थी x4 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूंगी इससे इंटू x1। कंफ्यूजन लग रहा है ना, बहुत इजी से बताती हूँ। आप सारे x4 वाली वैल्यूज यहाँ नोट कर लो, कर लेते हैं। दैट विल बी 5 2 0 1 0। बी वाला एलिमेंट भी नोट करते हैं, लो 10 कर लिया मैंने, 10 5 2 0 1 0। अब सारे x1 वाले नोट कर लो, 5 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 1, सारे नोट कर लेंगे फटाफट से। बहुत सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा, हर बार ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे आपको 1 मिल रहा होगा, इस 5 को जीरो बनाना होगा, तो क्या करोगे, x4 पुरानी वाली लाइन पहले लिखो, मान लो ओल्ड लिख दिया, पुराने वाली लाइन पहले लिख दिया, फिर प्रीवियस लाइन पहले लिख दी, माइनस 5 इंटू जो भी आपकी न्यू लाइन आएगी, न्यू लाइन कौन सी है, x1। तो x4 माइनस 5x1 मतलब ओल्ड माइनस 5 इंटू न्यू कर देंगे, वही बनेगा। देखो यहाँ पे 10 माइनस 10 यहाँ क्या बन जाएगा, जीरो। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, दैट विल बी जीरो। 2 माइनस 5 आंसर कितना आ रहा है, माइनस 3। 0 माइनस 5 माइनस 5, यहाँ पे आंसर 1 बचेगा, यहाँ पे आंसर 0 बचेगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ नोट कर दो, दैट विल बी 0 0 माइनस 3 माइनस 5 1 0। मेन था कि की एलिमेंट के नीचे वाला एलिमेंट जीरो बन जाए, वो हमने बना लिया विद द हेल्प ऑफ न्यू रो। पहले पुराने वाले लिखते हैं, माइनस, जैसे 5 को जीरो बनाना है तो माइनस 5 इंटू न्यू वाली, मान लो 3 को जीरो बनाना था तो पुरानी वाली लिखते हैं, माइनस 3 इंटू न्यू वाली। ये पहले एक रूल बनाते हैं, ऐसे सारी वैल्यू लिखते हैं, कभी टेबल में मिस्टेक नहीं होती, और जब प्रैक्टिस हो जाती है फटाफट काम होते हैं। इसी तरह मैंने किसको जीरो बनाना है, 3 को, क्योंकि सारे एलिमेंट को जीरो बनाना होता है ना, की एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो मुझे किसको जीरो बनाना है, 3 को भी बनाना है। अब देखो क्या रूल बनेगा, 3 किस में है, x5 में है, तो पहले मैं लिख देती हूँ, क्या लिख देती हूँ, पहले मैं x5 लिख देती हूँ, माइनस, अब देखो x5 लिखा ना मैंने, ये x5 था इसलिए मैंने x5 लिखा, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 1 था, माइनस 3 इंटू x1, क्योंकि इस 3 को जीरो बनाने के लिए क्या होगा, 3 माइनस 3 चाहिए, ये तो 1 है, तो मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके कर लूंगी ताकि मेरा काम इजी हो जाए। या फिर कहो कि मेरे पास जो प्रीवियस वाली थी माइनस 3 इंटू जो मेरे पास न्यू वाली, या फिर ओल्ड लिख दो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो जो हमारे पास पुरानी रो होती है उसके की एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यू एलिमेंट, न्यू रो। बाकी सबको क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी के एलिमेंट लिखो, क्या है, x5 के 12 3 8 0 0 1, माइनस 3 x1 के एलिमेंट लिखो, x1 के एलिमेंट क्या है मेरे पास, दैट इज 2, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना है 0, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखो 12 माइनस 6 आंसर क्या आएगा, 6, वो यहां आ जाएगा। फिर 3 माइनस 3 आंसर क्या आएगा, 0। ऐसे आप सारे एलिमेंट निकालोगे। जल्दी से ये सारे आंसर्स लिखो निकाल के, मैं भी लिख रही हूँ, फिर मैच करते हैं। सो आंसर्स आ गए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 माइनस 6 0 1। अब सेम ZJ निकालेंगे, CJ निकालेंगे। ZJ कैसे निकलता है, बहुत ध्यान से देखना, CB वाले एलिमेंट्स को x1 x2 x3 इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। देखो पहले x1 के नीचे लिखना है, पहले ZJ, बहुत ध्यान से समझना, 5 इंटू 1 5, बाकी सारे 0 है,
5 इंटू 1 बाकी सारे 0 हैं, यहाँ पे भी 5 इंटू 1 बाकी देखो 0 इंटू -5 0 इंटू -, उन्होंने 0 ही होना है, और यहाँ पे 0 और 0 आप करके देख लो, सारे सामने सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यही आएगा। और सीजे क्या होते हैं, जो मेरे पास z से आते हैं वो क्या थे एलिमेंट, दैट इज यहाँ पे 5 था, 3 था, हर एक टेबल में आपने ऊपर भी लिखना है और यहाँ पे नीचे भी 5 3, दैट विल बी 0 0 0। फिर क्या निकालते हैं, zj माइनस cj, यहाँ पे आंसर क्या आएंगे 0 2 0 सॉरी 5, यहाँ पे 0 0, तो इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारे zj माइनस cj क्या है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, क्या है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, तो क्वेश्चन खत्म। हमने तभी तक टेबल बनाने होते हैं जब तक मेरे पास ये zj माइनस cj या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए, नेगेटिव नहीं बचना चाहिए, तो आगे हमें टेबल नहीं बनाना, यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर हमारे पास ये नेगेटिव आता है तो हम फिर से मिनिमम रेशियो निकालते हैं, फिर से की एलिमेंट अगले टेबल पे जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास zj माइनस cj सारे पॉजिटिव या 0 है, अगले टेबल पे नहीं जाना, यही क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया अब बताती हूँ, बहुत ध्यान से समझना। सो ये रहा हमारा सेकंड टेबल जो हमने बनाया था। अगर ये सारे पॉजिटिव आ गए, आगे टेबल नहीं बनाना, तो फिर आंसर्स कैसे आएंगे, बहुत ध्यान समझना। जो हमारे पास यहाँ एलिमेंट लिखे हैं वही हमें आंसर देंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ x1 और x2 की ही वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पे x1 का आंसर कितना है 2, तो x1 का आंसर मिल गया 2। x2 यहाँ है नहीं, कोई बात नहीं, उसको क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। आपका जहां पे सारे पॉजिटिव आ गए, आप अपने x वाले में जाके देखो कौन से एलिमेंट है, x1 x2 x5, पर मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो कौन से चाहिए, सिर्फ x1 x2 चाहिए, x4 x5 की नीड नहीं है, ठीक है। x1 के आगे क्या लिखा था 2, मैंने यहाँ लिख दिया, x2 दे नहीं रखा, उसके आगे क्या लिख दिया 0। मुझे मैक्सिमम निकालना है, z मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। z दे क्या रखा था मुझे, दैट इज 5x1 प्लस 3x2 दे रखा था, तो यहाँ पे आप x1 की जगह क्या डाल दो 2, 3 की x2 की जगह क्या डाल दो 0, तो आंसर कितना आ गया 10। तो मैक्सिमम जो z की वैल्यू दैट इज 10, यही आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल है, तब तक सिंप्लेक्स के टेबल बनते जाएंगे जब तक zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। एक बार मैं यही समराइज करा रही हूँ, फिर सेकंड क्वेश्चन पे भी चलते हैं, फिर आपको बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। वहां पे हम डिटेल में नहीं, मतलब अब आपको बहुत आराम से चीजें बताएंगे, वहां हम सीधा कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1 पहले चेक करो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले चेक करो मैक्सिमम होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू के साइन होने चाहिए। फिर सुंदर सी इक्वेशंस बनाओ, बना देंगे। फिर उसके बाद टेबल नंबर 1 बनेगा, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, इट डिपेंड्स जब तक zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। अगर नहीं आ रहे, उस टेबल में मिनिमम रेशियो निकालते हैं, की एलिमेंट निकालते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन आगे करने को पता लगता है, अगला टेबल बनाना समझ आता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट्स। बहुत ध्यान से समझना। पहली बात, एलपीपी हम अगर स्टार्ट करें सिंप्लेक्स मेथड से, सबसे पहले मेरा ध्यान जाना चाहिए कि यहां मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो नहीं है तो मैं मैक्सिमाइज उसको बनाऊंगी। अगर मैक्सिमाइज नहीं दिया हुआ तो आप मिनिमाइज को लिखोगे मैक्सिमाइज, z डैश लिख दो उसको, और इस सब के साइन चेंज कर दो, माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 3x3। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे जाने से भी पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले चेक करो ये मैक्सिमाइज होना चाहिए, नहीं है तो मैक्सिमाइज लिखो, z यूज हो चुका है z डैश लिखो और सबके साइन चेंज करो। सिंप्लेक्स मैक्सिमम वाले पे ही लगता है, क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम से कैसे निकलेगा, अरे टेंशन मत लो समझाती हूँ। लेकिन सिंप्लेक्स तभी लग सकता है जब यहाँ मैक्सिमम हो, तो इसको मिनिमम को पहले मैक्सिमम में चेंज करना पड़ेगा, मैक्सिमम में कैसे, सबके साइन चेंज करके। फिर सबके पास लेस देन होना चाहिए, इसके पास लेस देन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पास लेस देन नहीं है, इसके पास क्या है ग्रेटर देन, इसको भी लेस देन में चेंज करना है, सबके साइन चेंज करके। कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में भी सबको नेगेटिव दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आएगा, माइनस 2x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 12। यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि मैक्सिमम बनाना है, नहीं है कैसे, सबके साइन चेंज करके। और अगर लेस देन का साइन नहीं है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था, ग्रेटर देन इक्वल टू का था, तो उसे भी लेस देन में चेंज करना है, सबके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड साइन चेंज करके। अब ये क्वेश्चन सिंप्लेक्स से हो सकता है, अब हम इस पे काम करेंगे। सारा जो सिंप्लेक्स लगेगा इसी z पे लगेगा, मैक्सिमम वाले पे। लास्ट में जब x1 x2 आ जाएंगे, हम अपने मिनिमम वाली वैल्यू में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो कंफ्यूज मत हो, बस पहले आप क्या करो, इस मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में चेंज करके पूरा क्वेश्चन करके बस x1 x2 की वैल्यू निकाल लो। x3 भी चाहिए यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, x1 भी चाहिए, x2 भी चाहिए और x3 भी चाहिए। ये बात समझ आ गई।
पक्का पहले मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम नहीं है, लेस देन नहीं है, तो सिंपलेक्स स्टार्ट नहीं हो सकता, पहले उसको चेंज कर लो। अब इसको बनाते हैं सुंदर सी इक्वेशंस। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक मिनट रुको, चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्या था देखो, 3x1 माइनस x2 प्लस 2x1, 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3। अभी लेस से 7 से कुछ देना पड़ेगा, मैंने इसे x4 दिया और इक्वल टू 7 लिख दिया। इतनी दूर क्यों लिखा, अब आपको रीजन पता है। अब नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, ग्रेटर वाला नहीं देखना, अब लेस देन इक्वल टू जो में चेंज किया उसको देखना है। यहाँ क्या आएगा, माइनस 2x1 माइनस 4x2, ये भी लेस है, कुछ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। मैंने इसको क्या दिया, दैट विल बी, मैंने इसको x5 दे दिया, इक्वल्स टू 12 आ गया। नेक्स्ट वाला क्या होगा, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 और यहां पे मैंने x6 दे दिया, इज इक्वल्स टू 10। अब देखो ध्यान से, अब सबको इक्वल इक्वल चीजें देनी है। मैंने खुद से क्या क्या लिए, x4 लिए, x5 लिए, x6 लिए, तो सबको इक्वली बांटना शुरू कर दो। यहां लिख दो 0x5 0x6, ठीक है। इसके पास x3 भी नहीं है, लेकिन सबको इक्वल इक्वल चीजें देनी है, तो 0 के साथ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैंने इसको 0 के साथ दे दी, यहां पे भी मैंने इसको क्या दे दी, 0 के साथ, 0x4 0x5। जैसे मैंने यहां सबको सुंदर बनाया, z डैश को भी सुंदर बनाना है, तो 0x4 0x5 0x6, दिस इज अ स्टेप नंबर 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? स्टेप नंबर 1 क्लियर है, पक्का? देख लो, मिनिमाइज को मैक्सिमाइज में करा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। चले फिर अब आगे देखो, ये रही मेरी सुंदर सी इक्वेशंस जो अभी आपने देखी। अब क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, ध्यान से देखना। दैट विल भी यहाँ पे क्या आएगा, ये हम नोट करेंगे, एक्स बी आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5, कहां तक है इसमें, 6 तक, सारे नोट कर लो। टेबल ऐसे ही बनना है। सबसे पहले क्या नोट करते हैं, ध्यान से देखना, सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स नोट करने शुरू करते हैं। पहले टेबल में तो कोफिशिएंट्स ही नोट करते हैं, फिर आगे ध्यान रखना पड़ता है कि पहले क्या चीज नोट करें, ठीक है। चलो कोफिशिएंट्स नोट करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3 -1 2 1 0 0, ये इस वाली रो से बना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कोफिशिएंट है, बी क्या होता है, जो राइट हैंड साइड लिखे होते हैं वो यहां लिख देते हैं, 7 12 10। फर्स्ट टेबल में x क्या लेना होता है, जो हमने खुद से कोफिशिएंट्स लिए हैं, वो कौन से हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, बेसिक वेरिएबल, x4 x5 x6। पहले टेबल में x वही लेते हैं जो हम खुद से कंसीडर किए हैं, बेसिक वेरिएबल x4 x5 x6। यहां पे क्या लिखते हैं, cj, मतलब जो हमारे पास z के कोफिशिएंट्स हैं, -1 3 -3 0 0 0। क्वेश्चन सिंप्लेक्स का उसी के अकॉर्डिंग होता है जो मैक्सिमम से बनाओ। और सेकंड चीज, यहां पे सारे लेस देन इक्वल टू करने के बाद मैंने इक्वेशन बनाई है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद सी बी क्या होता है, जो इनके कोफिशिएंट, x4 का क्या है 0, x5 का 0, x6 का 0, कहां पे, z में देखने होते हैं। z में इनके कोफिशिएंट्स क्या है 0, वो यहां नोट करते हैं। पहला टेबल ऐसे बनता है। अब उसके बाद सिंपल वही zj निकालेंगे, cj वही डिसाइड करते हैं ना आगे काम कैसे करना है, कर देते हैं। पहले zj निकालते हैं जल्दी से। zj कैसे निकलेगा, देखो अब तो पहला तो 0 होगा, देखो 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू -2 0 प्लस 0 इंटू -4, तो सारा 0। पहले वाला तो zj 0 ही बनता है क्योंकि उसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। उसके बाद cj निकालो, cj में कोफिशिएंट्स लिखते हैं, -1 3 -3 0 0 0। क्या निकालते हैं, zj माइनस cj निकाल दिया। फिर सबसे देखो 0 -1 हो जाएगा +1, 0 -3 ये क्या बन जाएगा 3, दैट विल बी 0 0 0। क्या इसमें कोई नेगेटिव है, हाँ है, -3, इसका मतलब अगला टेबल बनेगा। ये चीज क्लियर है। ये कौन सा है, हमारा एंटरिंग एलिमेंट है, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर x2 है, इसका मतलब x2 आएगा। यहां पे कोई जाएगा और उसकी जगह x2 आएगा। तो सबसे नेगेटिव होता है यहाँ पे उसकी वही जो उसके ऊपर वेरिएबल लिखा होता है, जैसे x2 लिखा है तो वही हमारा अब एंटर होगा। अब इसके अगर यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं। क्या निकाल के देखते हैं, मिनिमम रेशो। अगर नेगेटिव नहीं आता यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर नेगेटिव आया है इसका मतलब मिनिमम रेशो निकलेगी। वो कैसे निकलती है, जो भी आपके पास नेगेटिव आया मतलब x2 वाला कॉलम आया है, b के हर एक एलिमेंट को x2 वाले एलिमेंट से डिवाइड करो। देखो x4 ये रहा, सॉरी 7 ये रहा, 7 बाय -7 -7, 12 बाय -4 दैट विल बी, हम लिख देंगे 12 बाय -4, और अगला क्या है 10 बाय 3 आ जाएगा। बी के एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को उस वाले कॉलम से डिवाइड करते हैं जो मोस्ट नेगेटिव आया है, वो x2 वाला था।
नेगेटिव वालों को कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव वालों के अलावा जो एलिमेंट है उसमें से छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं। ये बहुत 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 ध्यान समझना। आप नेगेटिव को मत कह देना कि सबसे छोटा एलिमेंट है। मिनिमम रेशो के अंदर हम नेगेटिव वाला एलिमेंट नहीं देखते, जो पॉजिटिव है उनमें छोटा देखते हैं, दैट इज 10/3। वो एक ही पॉजिटिव ही एक है, छोटा बड़ा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो दैट इज 10/3। इसके सामने 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 आ जाओ, दैट विल बी, ये 3 की एलिमेंट है। बताओ समझ आया है कि नहीं? कॉलम था ये ऐसे वाला था ना कॉलम, उसके सामने से मिनिमम रेशो का एक एलिमेंट आ रहा है, वो 3 है। मिनिमम रेशो वाले एलिमेंट से आ जाओ और कॉलम वाले एलिमेंट को 3 ही है जो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, दैट इज की एलिमेंट। यहाँ पे की एलिमेंट 3 है। बोलो कोई दिक्कत है ना? सिंपल, बहुत सिंपल। बस जैसे ही की एलिमेंट मिल गया मेरा उस टेबल का काम खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट टेबल बना सकती हूँ। ये देखो, ये वही फर्स्ट टेबल है जो भी बना के, देखो ये मेरा मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट था, ठीक है, और ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू थी। ये यहां से आना शुरू हुआ, ये यहां से आना शुरू हुआ, कहाँ आके मिले? इस पे मिले, दैट इज द की एलिमेंट। ये हमारा की एलिमेंट होता है। इन x4 x5 x6 में ही होता है ये की एलिमेंट, ये इसमें नहीं मिलते। क्लियर है कि इसको की एलिमेंट नहीं, इसके ऊपर जाओ यहाँ पे और यहां से यहां पर आओ, दैट इज योर की एलिमेंट। क्लियर है ये चीज? पक्का देख लो। अगर मान लो अभी सीधी लाइन लगा दो और यहां से एक सीधी लाइन लगा दो, ये देखो इसी एलिमेंट पे मिल रहा है। अब बनाते हैं सेकंड टेबल। जैसे ही की एलिमेंट आया सेकंड टेबल पे मूव ऑन हो जाते हैं। अब क्या करेंगे? फिर से वही, दैट विल बी दिस एक्स बी, यहाँ पे बी आ जाएगा, x1 x2 x3, कहां तक लिखना है? x6 तक। बहुत सिंपल सी चीज है। जैसे ही सेकंड टेबल बनता है सबसे पहले x की वैल्यूज लिखते हैं। आप देखो एंटरिंग कौन सा मैंने बताया था, ये क्या होता है? एंटरिंग एलिमेंट। ऊपर कौन है? x2। मिनिमम रेशियो है, सबसे कम नंबर लाया, बाहर तो जाएगा, तो उसके सामने क्या है? x6। तो x6 की जगह x2 एलिमेंट ऐड होगा, तो x4 एज इट इज, x5 एज इट इज, x6 की जगह क्या आ गया? x2। बी कुछ नहीं नोट करना, सेकंड टेबल में अपने आप कुछ नहीं नोट करते कोफिशिएंट्स, बहुत ध्यान से काम करते हैं। पहले सबसे पहले x चेंज करते हैं, ठीक है, x4। सबसे पहला काम क्या होता है? की एलिमेंट को 1 बनाना। मैंने आपको बताया था की एलिमेंट को 1 कैसे बनाएंगे? सबको यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? 3 से कर देते हैं। दैट विल बी कितना आ जाएगा यहाँ पे बनेगा 10/3। x1 क्या बन जाएगा? -4/3। यहाँ क्या बन जाएगा? दैट विल बी 3/3 आ जाएगा। वो 1 बनना है इसीलिए तो इतना काम किया हमने। 8 आ जाएगा बाय 3, यहाँ 0 ही रहेंगे एंड 1/3। कैलकुलेशन से डरो नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम 1 0 होते हैं जिनसे कैलकुलेशंस करना इजी होता है। इस 3/3 को 1 लिख दो। इसी 1 के लिए तो हमने इतना काम किया। तो जो भी की एलिमेंट होता है उसका काम, हमारा काम करता है उसको 1 बनाना। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? पूरे को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, जो भी नंबर था, बस मुझे 1 मिल गया, बाकी का जो मर्जी हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसके अलावा मेरा क्या काम होता है? अब नेक्स्ट काम क्या है? की एलिमेंट को तो मैंने 1 बना दिया, उससे ऊपर वाले एलिमेंट को, बाकी एलिमेंट जितने भी होते हैं उस कॉलम को, उनको 0 बनाना होता है। इस -4 को 0 बनाना है। की एलिमेंट मैंने नए रो में कितना बना दिया? 1 बना दिया, है ना। नए रो के अंदर मैंने की एलिमेंट को 1 बना दिया। अगर मुझे इस -4 की जगह 0 बनाना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना पड़ेगा। देखो 1 × 4 करूंगी, ठीक है, वो क्या बनेगा? 4। और इस 4 को -4 में ऐड कर दूंगी, -4 पहले था, 4 ऐड कर दूंगी, आंसर क्या बन जाएगा? 0। कहने का मतलब अगर इस -4 की जगह मुझे 0 लाना है, जो मेरा मेन काम है, मैं क्या करना पड़ेगा? ये x5 लिखा है, इसके सामने आप लिखो x5 प्लस करना पड़ेगा 4 × x2। नया वाला रो यूज करना है। बाकियों को क्या फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, मैं लिख दूं कैलकुलेट करके जो आंसर आएंगे, लेकिन मेन काम इसको 0 बनाना है। और यहाँ पे नए रो के अंदर मेरे पास 1 आ चुके हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगी? नए रो में 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो पहले से ही माइनस है, वो आंसर 0 दे देगा। तो मैं फॉर्मूला क्या बना रही हूँ? x5 + 4x2। एक बार ये फॉर्मूला बन गया, सारे x5 नोट कर दो, चाहे वो b वाली वैल्यू भी है, सारे नोट कर दो। देखो कर दो, 12 -2 -4 0 0 1 0। अब सारे 4 × x2 नोट कर दो। पहला कितना है? दैट इज 10/3 एलिमेंट है। देखो b वाला एलिमेंट मेरे पास 10/3 है ना। दूसरा एलिमेंट कितना है? -4/3 है। तीसरा एलिमेंट कितना है? दैट इज 1 है। चौथा एलिमेंट कितना है? 8/3 है। डरना नहीं, देखो आगे 0 आने लग गए तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है जितनी आपको लग रही है। अब यहाँ पे इनको करोगे 12 प्लस ये क्या बनेगा? 40/3। डरना नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। 12 3 कितना हो जाएगा? 36 + 40/3। 36 में 40 ऐड करोगे 76/3। फिर देखो ये कैंसिल तो नहीं होता, 6 नहीं होगा ये कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 76/3। उसके बाद आंसर देखो यहाँ बनेगा 2, क्या बनेगा वैल्यू? यहाँ पे बनेगी वैल्यू दैट इज -2 ×
-2 -16/3, यहाँ पे लिखोगे -6 -16/3, पूरा सोल्व करके आंसर लिखोगे, यहाँ पे 0 बनेगा। बाकी जो आंसर आएंगे आप लिखते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ तो क्या बन गया आंसर, 0 बन गया। यहाँ पे आंसर कितना बन गया, 1 बन गया। यहाँ पे आंसर क्या 4 बन गया। सारे डिफिकल्ट नहीं होंगे, बस 1-2 डिफिकल्ट होंगे, बाकी 0 से इजी बन रहे होंगे। फटाफट से ये आंसर्स बताओ क्या आ रहे हैं, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ, फिर मैच करते हैं जल्दी से। तो सारे आंसर्स मैंने यहाँ लिख लिए, यही आंसर्स आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट इज इसको 0 बनाना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सारे एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, लेकिन जो मेरा रूल बनता है वो इसके अकॉर्डिंग बनता है, की एलिमेंट और जिसको 0 बनाना है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख के देख लेती हूँ रफली। अच्छा, ये दोनों को ऐड करने से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, x4, जिसे मैंने 0 बनाना है, x4 लिख दिया। किसकी हेल्प से बनाना है, x2 की हेल्प से। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 0 बन रहा है, 1, और यहाँ पे ऐड कर दूंगी -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पे मैं रफली 1 लिख के देख लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ इसी एलिमेंट को देख के तो रूल बनना है, बाकियों के साथ जो कैलकुलेशन से आंसर आ रहा है वो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे मुझे x4 + x2 करने, सारे x4 नोट कर लो। क्या है मेरे पास, दैट इज x4 है 7 3 -1 2 1 0 0। मैं b वाली वैल्यू भी नोट कर लेती हूँ। और x2 सारे क्या है, 10/3। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस -4/3। यहाँ पे +1 + 8/3, दैट विल बी 0 0 1/3। देखो इसमें तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं, 1 + 0 1, 0 + 0 0 + 1/3 1/3। बस 1-2 होते हैं जो कैलकुलेट करने होते हैं, वो आप करोगे, वो यहाँ लिखना होता है। जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो, फिर आंसर मैच करते हैं। जो सारी वैल्यूज जो भी आपके आंसर आएंगे मैंने यहाँ नोट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ZJ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट है, तो CB हमने नोट ही नहीं किया, अभी कर देते हैं। CB मतलब जो भी यहाँ हमने लिखे हैं उनके कोफिशिएंट्स, दैट इज कौन से थे। x4 का कोफिशिएंट कितना था, 0, x5 का 0, x2 का 3। कहां देखते हैं, जो ये Z मैक्सिमम वाला होता है। तो जो ये CB है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में वही नोट होता है जो Z मैक्सिमम में कोफिशिएंट होते हैं। x4 का 0, x5 का 0, x2 का 3, वही नोट कर दिया। अब ZJ कैसे निकलता है, मान लो x1 के नीचे आपने वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 0 × 5/3 0, 0 × -22/3 0, 3 × -4/3, आंसर कितना आ जाएगा, -4। मतलब आपने पहले को पहले से, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड से, प्लस फिर ऐसे दूसरे एलिमेंट्स को। देखो ध्यान से, 0 × 0 0 × 0, 3 × 1, यहाँ पे बनेगा सिर्फ 3, 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 3 × 8/3, यहाँ पे 8 बन जाएगा। समझ आया, सामने वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया प्लस सेकंड वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया प्लस थर्ड वाले को किया, पहले वाले 0 है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। यहाँ पे सारे क्या आएंगे, यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे भी 0 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, 1। फिर सारे CJ नोट करते हैं। CJ क्या है मेरे पास, -1 3 -3, यहाँ पे क्या है, 0 0 0। फिर क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं ZJ - CJ, -4 + 1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी -3। यहाँ पे 3 - 3 0, सारे आंसर आ जाएंगे। 8 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 0 0 1। फिर से एक नेगेटिव वैल्यू बच गई, इट मींस मुझे एक और टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर जब तक पॉजिटिव या 0 नहीं आते, मुझे आगे टेबल बनाना पड़ेगा। पर डोंट वरी, 3 मैक्सिमम होता है, कोई रेयर केस 4 पे जाएगा, 3 टेबल ही ज्यादातर बनता है और आंसर आपका आ जाता है। 2 टेबल्स बन चुके हैं, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे जाने से पहले मिनिमम रेशो की एलिमेंट, क्योंकि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं जिसको 1 बनाना है, तो अगले टेबल में क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे ही दिखा ZJ - CJ आपका नेगेटिव आ गया, तो मिनिमम रेशो निकाले। कैसे निकालते हैं, जिसका नेगेटिव आया है B के हर एक एलिमेंट को उससे डिवाइड करो। किसका नेगेटिव आई, -3 से ऊपर कौन सा है, दैट इज x1 है। तो x1 आपका नेगेटिव आया है, तो B के हर एक एलिमेंट को x1 से डिवाइड करो। B के हर एक एलिमेंट को क्या करो, x1 से डिवाइड। कैसे करेंगे, देखो B का एलिमेंट क्या है, 31/3, x1 का एलिमेंट क्या है, 5/3, इनको डिवाइड करें। अब मैंने आपको बताया था डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता तो नीचे वाला उल्ट हो जाता है। 5/3 क्या बन जाएगा, 3/5। इनको कैंसिल करोगे, आंसर क्या आएगा, 31/5। तो पहली मिनिमम रेशो 31/5 आ गई। इस तरह सेकंड करेंगे, पहले B वाला एलिमेंट लिखते हैं, 76/3 डिवाइड बाय -22/3, है ना। आप इसको आसानी से सोल्व करके एक आंसर यहाँ लिख सकते हो। ऐसे करके आप मिनिमम रेशो निकालोगे। सो जो मिनिमम रेशोज आएंगे वो ये 31/5 -38/11 एंड -5/2 ये आ जाएंगे। अब इसमें मिनिमम वैल्यू देखते हैं। नेगेटिव वाली तो हमने देखनी नहीं, बची एक 31/5। अब यहां से एलिमेंट कौन सा था, -C से ऊपर देखो, यहाँ पर यहां से एलिमेंट आ जाओ, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 5/3। तो की एलिमेंट मेरा ये है, इसको मुझे 1 बनाना है।
ये बात समझ आ रही है। यहां से नेगेटिव वाला था वो ऊपर जा रहे हैं, यहां से हमारे पास कौन सी मिनिमम रेशियो आई 31/5। की एलिमेंट मिल गया, जैसे ही की एलिमेंट मिला हम नेक्स्ट वाले कॉलम पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, दैट इज वही सेम वैल्यूज हम नोट करने वाले हैं, बहुत ध्यान से काम करना। चलो जी, x1 x2 x3 x4 6 तक ऐसे लिख देंगे। नियर टेबल बनते ही सबसे पहले क्या नोट होता है, x की वैल्यूज नोट होती है। यहाँ पे क्या है x4 x5 x6। देखो ये वाला जो एलिमेंट होता है कौन सा होता है, एंटरिंग। इसके ऊपर कौन सा है, x1 ने आना है, और जाना किसने बाहर है, देखो यहां से, दैट इज x4 ने जाना है। तो x4 जाके क्या आएगा, x1 आएगा, x5 एज इट इज, x2 एज इट इज। जैसे ही आपका सेकेंड या थर्ड टेबल बनता है तो आपको पहले सारे x नोट करने होते हैं, ठीक है, x नोट कर दिया। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हम देखेंगे की एलिमेंट को कैसे 1 बनाया जाए। क्या देखेंगे, की एलिमेंट को कैसे बनाया जाए, 1 देखते हैं। 5/3 है, 5/3 को 1 कैसे बनाएंगे, जब 5/3 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, अगर 5/3 है, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 1 बनेगा ना। कोई भी ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो उसको उल्टे से, उसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, वही बन जाएगा। तो इन सब को मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बहुत सिंपल है। कर देते 3/5 से मल्टीप्लाई, सारे वैल्यूज को निकाल लो। मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, बाकी वैल्यूज आप निकालोगे, आंसर में अभी मैच करवाऊंगी। सो की एलिमेंट को तो मैंने 1 बना दिया, सबको 3/5 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है, अब उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को मुझे 0 बनाना होता है। पहले मैंने -22/3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। बहुत ध्यान से देखना, रूल बनाते हो ना, यहाँ पे 1 लिख लिया करो रफली पेंसिल से, ठीक है। बाकी तो सब कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा, मेन काम इसको 0 बनाने का है। किसकी हेल्प से बनाना है, नए वाले रो की हेल्प से। ये -22/3 है, इसके ऊपर क्या है, 1 है, की एलिमेंट 1 बना चुकी हूँ ना मैं, तो कैसे हो जाएगा ये 0, बहुत आसानी से। इसको 22/3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसमें ऐड कर दूंगी, ये 0 बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, x5 है। मैंने पुराने वाला रो पहले लिखना होता है, फिर नए वाला लिखना होता है, वो क्या है, x1। काम क्या कर रही हूं, यहां पे -22/3 पहले से ही था, मैं 1 वाले को 22/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रही हूं ताकि ये 0 बन जाए। बाकी जो दूसरी कैलकुलेशन आंसर आएगा मुझे कुछ नहीं देना। ऐसे आप x5 + 22/3 x1 दिख गया, सारे x5 नोट कर लो। b वाली वैल्यू भी 76/3, यहाँ पे क्या आएगा, -22/3 0, 32/3, सारी नोट कर लो, ऐसे साइड नोट कर लेना। प्लस 22/3 इंटू x1 पहला क्या है, 31/5। दूसरा x1 मेरे पास क्या है, दैट इज 1। तीसरा x1 क्या है, दैट इज 0। ऐसे करके आप सारी कैलकुलेशंस करोगे। मैं आंसर लिख रही हूँ, आप भी आंसर लिखो, फटाफट से आंसर मैच कर दे, जल्दी से करो। तो देख सीखो, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, -4/3 को, किसकी हेल्प से, जो यहाँ 1 बनाया उसकी हेल्प से। बहुत आसान है, x2 लिखो जो पुराने वाले, ठीक है। यहाँ पे -4/3 है तो प्लस 4/3 इंटू x1। क्यों, माइनस को अगर 0 बनाना है साथ में प्लस चाहिए, और यहाँ 1 था तो 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 0 बन जाएगा। आप करके देख लो। x2 सारे नोट करो, क्या है, 10/3 -4/3 1 8/3 0 0 1, सारे नोट कर लो। फिर 4/3 इंटू सारे x1, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट करो, 31/5, यहाँ पे 4/3 इंटू 1, सारी वैल्यूज नोट करो। आंसर देखो, देखो ये 0 ही बन रहा है। सारे आंसर देखो, जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, मैं कैलकुलेशन से निकाल रही हूँ। मेरा मेन ये रूल किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो मेरा यहाँ पे मैंने 0 या 1 बनाना है उनके अकॉर्डिंग बनेगा। जब भी यहाँ पे लेते हैं पहले तो पुराने वाली लिखते हैं जिनको 0 बनाना है, और यहाँ पे हमेशा नई वाली आती है जिसमें आप की एलिमेंट को 1 बना चुके हो। फटाफट से आंसर देखो, फिर इसका ZJ CJ चेक करते हैं, क्या पता पॉजिटिव आ जाए और क्वेश्चन यही खत्म हो जाए जल्दी से। सो सारे आंसर्स यहाँ पे लिख लिए। अब CB ने हमने लिखा, फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगे, x1 की क्या थी, -1 थी, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी थी, -1। x5 की कितनी थी, दैट इज 0 ही चल रही है। x2 की कितनी थी, 3। अब ZJ निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू 0 -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आंसर 3 आएगा। यहाँ पे -14/5 प्लस 3 इंटू 32/5, ये 0 वाला मैंने लिखा ही नहीं है। उसके बाद -3/5 प्लस 3 इंटू 4/5, ये इसके नीचे वैल्यू आएगी, इसके नीचे। ऐसे करके हम सारे कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेट करके क्या आंसर आएंगे आप भी निकालो, मैं भी यहाँ लिख रही हूँ, फिर मैच करते हैं। ऐसे ही करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, प्लस सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। x1 के नीचे ही सारी वैल्यूज आती है, x1 x2 इनके नीचे ही वैल्यूज आएंगी। जल्दी से आंसर लिखो, मैं भी लिखूं।
तो सारे आंसर्स लिख दिए, प्लस मैंने ZJ माइनस CJ भी निकाल दिया। इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आया, सारे के सारे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव या फिर 0 है। इसका मतलब मुझे नेक्स्ट टेबल नहीं बनाना, कोई की एलिमेंट नहीं ढूंढना, कोई मिनिमम रेशो निकालनी, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। पर आंसर क्या है, बहुत ध्यान से समझना। मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए थी, x1 x2 x3 की। x1 की मिल गई कितनी वैल्यू, दैट इज 31/5। x2 की कितनी है, 58/5। बहुत ध्यान समझना, x1 की कितनी थी, 31/5, x2 की कितनी थी, 58/5, x3 नहीं था, वो हम 0 ले लेते। ये मेरे को वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने ये सारा सिंप्लेक्स मेथड करा। अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, मिनिमाइज करो। ठीक है, x1 x2 x3 मैं मिनिमाइज से नहीं निकाल सकती थी, मैंने सारा मैक्सिमाइज करके सोल्व कर दिया। लेकिन जब एक बार x1 x2 x3 आ गया, आपने इस मिनिमाइज वाली इक्वेशन में ही डालना है। x1 की वैल्यू कितनी थी, डाल दो यहाँ पे, 31/5 डाल देते हैं, दैट विल बी 31/5। उसके बाद कितनी थी, 58/5 डाल देते हैं, और यहाँ पे +3 इंटू 0। ये आपको सॉल्व करना है और आपको मिनिमम z की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, मैं भी बताती हूँ। यहाँ पे 5 था, ठीक है, इसको सोल्व करके कितना आया, -143/5, और यही आपका आंसर है, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन करने, पूरे क्वेश्चन मैक्सिमम चेंज करके, एक बार x1 x2 x3 मिल गया, फिर डालनी वैल्यू सी मिनिमम में, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड लगाने के लिए मैक्सिमम में चेंज करना था, तभी आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते थे। एक बार सारा सोल्व होके वैल्यूज आ गई, फिर आपने इस मिनिमम वाले में ही आंसर डालना है और आपको आंसर मिल जाए। क्लियर है चीज, दिस इज ऑल अबाउट सिंप्लेक्स मेथड। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। अगर मैं, अच्छा मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना कि टेलीग्राम चैनल में मैं इसका सोल्यूशन भेज दूं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है ही, नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉर्म में। जस्ट एक बार आपको इसको डिस्कस करवा रही हूँ इसमें है क्या, ताकि आपको इन स्टेटमेंट से अपनी इक्वेशंस बनानी आ जाए। एक फर्म प्रोड्यूस करती है आर प्रोसेस 3 प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स। एक फर्म है जिसमें 3 मशीन्स हैं। कितनी मशीन्स हैं, 3 मशीन्स हैं। द रेलेवेंट मशीन M1 M2 M3। जो M1 मशीन है प्रोडक्ट A में कितना टाइम लगाती है, प्रोडक्ट B में, प्रोडक्ट C में। टाइम मशीन M2 पे कितना टाइम जाता है, मशीन M3 पे कितना टाइम जाता है, ये बता रखा है। मशीन की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने मिनट्स काम कर सकती है पर डे, वो कैपेसिटी यहाँ पर बता रखी है। बहुत सिंपल से बताती हूँ। एक फर्म है जहां पे 3 मशीन्स हैं, उन तीनों मशीन पे काम चलता है। प्रोडक्ट ए भी काम करवाता है तीनों मशीन से, प्रोडक्ट बी भी काम कराता है तीनों मशीन से, प्रोडक्ट सी भी तीनों मशीन से काम कराता है। वो बता रखा है कितने कितने मिनट काम करते हैं, और हर मशीन की कैपेसिटी भी बता रखी है कि वो इतने मिनट में कितना काम कर सकते हैं। पर डे में 440 मिनट्स काम कर सकते हैं, 470, ऐसे उन्होंने एक उनकी लिमिट बता रखी है। प्रॉफिट बता रखा है एबीसी पे कितना है। डिटरमिन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। हमें डेली नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, कितने यूनिट्स मतलब हर एक प्रोडक्ट के बनते हैं पर डे। एज्यूम दैट ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर कंज्यूम्ड इन द मार्केट। बस ये तो नॉर्मल सी चीज है, अब ध्यान से समझना। डिटरमिन द डेली नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट, कि हर एक प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स डेली मैन्युफैक्चर हो रही है। जो आपसे पूछा जाता है डिटरमिन, उन्हीं को ही x1 x2 x3 लेते हैं, उन्हीं को ही हम वेरिएबल लेते हैं। मान लो ए प्रोडक्ट की x1 यूनिट है, बी प्रोडक्ट की x2 यूनिट है, सी प्रोडक्ट की x3 यूनिट है। आप लिख सकते हो दैट x1 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, x2 यूनिट्स ऑफ बी प्रोडक्ट, ऐसे लिख सकते हो। आप प्रोडक्ट ए पे कितना लिखता है 2x1, प्रोडक्ट बी पे 3 और प्रोडक्ट सी पे 2, तो मैं लिख सकती हूँ देखो 2x1, बी के लिए x2 देना है, सी के लिए क्या देना है x3 देना है। उसको पता है कि एक दिन में 440 से ज्यादा नहीं दे सकता, मतलब 440 मैक्सिमम है, उससे उतना या उससे कम हो सकता है, 440 से ज्यादा नहीं दे सकता, लिमिट है ना। मैं एक दिन में 5 चैप्टर कर सकती हूँ, 5 या 5 से कम कर सकती हूँ, लिमिट है मेरी 5 चैप्टर की, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं कर सकती। ऐसी लिमिट है कि 440 मिनट्स ही कर सकते हो, तो इससे कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक बन गई कंस्ट्रेंट। आगे देखो 4x1, वहां पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 0x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू 470। और आगे क्या है 2x1 प्लस 5x2 प्लस 0x3 लेस देन इक्वल्स टू 430। जो पूछा जाता है उसी को x1 x2 x3 लिया जाता है, और फिर टेबल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ए को मैंने x1 लिया, तो उसने टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, 2 1 के लिए लगता है, तो x1 के लिए कितना लगेगा 2x1। यहाँ पे भी 3 1 यूनिट के लिए लगता है, तो x2 यूनिट के लिए कितना लगेगा 3x2। समझ आई। एक बच्चे को 5 चॉकलेट देनी है, तो आपको 10 बच्चों को देनी, तो 10 into 5 होगा ना। एक प्रोडक्ट पे 3 मिनट लग रहे हैं,
तो x2 प्रोडक्ट पे कितने लगेंगे, 3x2 लगेंगे ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज लेस देन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। तो z आप कैसे निकालोगे, z बहुत सिंपल है। यहाँ पे कितना लिखा है, 4 रुपीज का पहला प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट का 4 है ना, x1 प्रोडक्ट का 4x1, बी प्रोडक्ट का 3 रुपए है एक का, तो 3x2, और यहाँ पे 6x3, ये आपका z है। ये आपको सॉल्व करना है, समझ आए। इन इक्वेशन से निकालना सीखो, चीजें समझनी सीखो, बहुत आसान है चीजें। आई होप आपको सिंप्लेक्स मेथड क्लियर है। इसके बाद में सिंप्लेक्स मेथड के बाद आपको करवाने वाली हूं दैट इज बिग एम मेथड, टू फेज मेथड, वो भी सिंप्लेक्स के आगे पार्ट है, तो ये पार्ट चलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अपडेटेड रहोगे। वहां पे मैं यूनिवर्सिटी वाइज प्लेलिस्ट भी आपकी डाल रही हूं ताकि आपको चैप्टर्स ढूंढने में मुश्किल ना हो।